हेलो, नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम रीतिकाल से 100 प्रश्न करेंगे और इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल से संबंधित टेस्ट देख लिया है, तो आप जाकर इसे अनुकंपा अध्ययन में जाकर देख सकते हैं। और आज हमारा रीतिकाल से टेस्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, रीतिकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकार प्रमुख था और राजा कवियों तथा कलाकारों को प्रश्रय देते थे। उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। एग्ज़ाम से पहले आप अपना टेस्ट देकर ये पता कर लें कि कहाँ आपकी कमजोरी है और किस पे आपको ध्यान देना है। एमसीक्यू या टेस्ट का यही मतलब होता है देने का कि आप अपना पकड़ बनाएं। तो इसका एक का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी। मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकार प्रमुख था। राजा कवियों तथा कलाकारों को प्रश्रय देते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिहारी के काव्य में वर्णित मुगलकालीन वैभव विलास का समर्थन किसके यात्रा वृत्तांत में मिलता है? टेबरनियर, हॉकिंस, मनुची, वर्नियर। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, हॉकिंस के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य में व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा का भाव मिलता है, क्यों? क्योंकि दरबारी संस्कृति का प्रसार था, जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था, समाज नैतिक रूप से दुर्बल था, जन समुदाय में काव्य रुचि का अभाव था। तो प्रश्न बोला गया है कि रीतिकालीन काव्य में व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा का भाव मिलता है, तो क्यों मिलता है? तो इसका सही जवाब देना है 3 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति थी, मतलब प्रवृत्ति है, आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा, अलंकार ग्रंथों की रचना, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन या प्रेम पीड़ा की अभिव्यक्ति। तो सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है रीतिकाल की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। तो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता नहीं है, उक्ति वैचित्र्य, सामाजिक चेतना, आचार्य तत्व, श्रृंगार वर्णन। तो नहीं है बताना है कि रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता कौन सा नहीं है। 5 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक चेतना का अभाव मिलता है रीतिकालीन काव्य धारा में। तो अगला प्रश्न है, रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो असत्य कथन चुनना है। काव्य का मूल आधार श्रृंगारिकता है, कला वासना पूर्ति का माध्यम थी, काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित रहा, कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। तो इसका सही आंसर बताना है। तो संबंधित सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। तो ये गलत है, सामाजिक चेतना का अभाव मिलता है रीतिकालीन काव्य में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल,
डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो कलाकाल नाम किसने दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? अलंकृत काल, रीतिकाल, कलाकाल, श्रृंगार काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन पता करना है कौन सा हो जाएगा। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहते हैं। आचार्य शुक्ल रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, यानी गलत असत्य कथन ढूंढना है आपको। तो 9 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, आचार्य शुक्ल रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं। तो ये गलत है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही रीतिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है? तो नहीं है बताना है। रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति बद्ध, रीति भुक्त। तो रीतिकाल के अंतर्गत 3 धाराएं चली थी। कौन कौन सा चला था ये भी आप बता सकते हैं, और कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, रीति भुक्त। ये रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है। रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध ये तीनों रीतिकालीन काव्यधारा हैं। काव्यशास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, ये सभी। तो काव्यशास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, भूषण। तो रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंतामणि से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि का संबंध रीतिकाल की किस काव्यधारा से है? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति लक्ष्य या रीति मुक्त। तो चिंतामणि किस काव्यधारा से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रीतिबद्ध काव्यधारा से। अगला प्रश्न, रीति सिद्ध कवि किन्हें कहा गया है? जिन कवियों ने स्वच्छंद काव्य रचना की, जिन कवियों ने भक्ति और एवं नीतिपरक काव्य की रचना की, जो कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध करते थे, जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन अपने काव्य रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। तो इसका सही विकल्प बताना है कि रीति सिद्ध कवि किन्हें कहा जाता है। तो 14 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन अपने काव्य रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति सिद्ध धारा का है? बिहारी, देव, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो रीति सिद्ध धारा के कवि कौन हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा कि रीति सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि जो प्रसिद्ध है वो है बिहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने आश्रयदाताओं से स्वयं को मुक्त रखा, किसी भी संप्रदाय से स्वयं को मुक्त रखा, प्रत्येक नियम की अवहेलना की, स्वतंत्र रूप से मुक्त प्रेम का वर्णन किया।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रत्येक नियम की अवहेलना की, यानी रीति मुक्त। मुक्त से अर्थ होता है कि कोई भी बंधन से मुक्त होना, तो वह प्रत्येक नियम की अवहेलना किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? रसनिधि, रसलीन, आलम, ठाकुर। तो रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है, ये बताना है आपको। तो कौन सा कवि हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसनिधि। अगला प्रश्न है, आलम किस धारा के कवि हैं? रीति मुक्त धारा, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आलम आते हैं। और रीति मुक्त के अंतर्गत घनानंद जो प्रसिद्ध कवि हैं, उसके बाद बोधा, आलम, ये सारे रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। असत्य कथन को चुनना है। रीति काव्यधारा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, घनानंद रीति मुक्त कवि हैं, आलम रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर देखते हैं। रीति काव्यधारा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, बिल्कुल सही है। रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध भागों में। उसके बाद रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है कि रीति एकमात्र बिहारी हैं जो रीति सिद्ध और बहुत प्रसिद्ध है, इनकी बिहारी सही रचना। और घनानंद रीति मुक्त के कवि हैं, तो ये भी सही है। आलम रीति सिद्ध के नहीं, रीति मुक्त कवि हैं के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका ये गलत हो जाएगा। तो आपको असत्य कथन चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी। अगला प्रश्न है, किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? मतीराम, पद्माकर, देव, सेनापति। तो प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है तो किस कवि ने? तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सेनापति। सेनापति को छायावाद के सुमित्रा नंदन पंत के कवि के रूप में जाना जाता है। जैसे छायावाद में आधुनिक काल के जो प्राकृतिक चित्रण के कवि सुमित्रा नंदन पंत थे, तो रीतिकाल के प्राकृतिक चित्रण के कवि सेनापति माने जाते हैं। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ कौन है? रसभूषण, बिहारी सतसई, कवि कुल कल्पतरु, रस विलास। तो रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कवि कुल कल्पतरु। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कवि था जिसे किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और उसे जगह जगह भटकना पड़ा? देव, कुलपति मिश्र, बृंद, रसलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृंद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि ने बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में काव्य लिखा था? मतीराम ने, केशवदास ने, अब्दुल रहमान खाना ने, द्विजदेव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवदास। काल क्रमानुसार रीतिकाल का प्रथम कवि निम्न में से किसे माना जाता है? बिहारी, चिंतामणि, पद्माकर, केशवदास। तो कालक्रम अनुसार रीतिकाल का प्रथम कवि पता करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केशवदास। और रीतिकाल के प्रथम कवि चिंतामणि माने जाते हैं, लेकिन कालक्रम अनुसार केशव जी आ जाएंगे आपके। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है? रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन वावनी, पद्माभरण। तो केशवदास की कौन सी रचना नहीं है?
25 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पद्माभरण। तो ये पद्माकर की रचना है। और रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, ये सारी केशवदास की रचनाएं हैं। रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की किस रचना से माना जाता है? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका। तो रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की किस रचना से माना जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, रसिक प्रिया से। अगला प्रश्न है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान केशव का आचार्य तत्व उनके किस रीति निरूपण ग्रंथ में लक्षित होता है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, बी तथा सी दोनों। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, बी तथा सी दोनों, यानी कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये दोनों रचनाओं से उनके लक्षण आचार्य तत्व रीति निरूपण ग्रंथ से लक्षित होता है। रीतिकालीन कवि केशव के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? केशव अलंकारवादी आचार्य थे। केशव की मान्यता थी कि कविता और कामनी अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होती। रामचंद्रिका इनकी प्रसिद्ध रचना है, इनकी कविता सरल है। तो असत्य कथन आपको पता करना है। तो केशव एक अलंकारवादी आचार्य थे, ये सही है। केशव की मान्यता थी कि कविता और कामनी अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होती, तो ये भी सही है। और रामचंद्रिका इनकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये भी सही है, राम से संबंधित। और अगला हो जाएगा आपका इनकी कविता सरल है, तो बिल्कुल नहीं, इनकी कविता बहुत जटिल है और रामचंद्रिका इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आलोचकों ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? भूषण को, केशवदास, देव, घनानंद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और किस रचना से? तो रामचंद्रिका में रामचंद्रिका की जो रचना किया था, इसी के आधार पर इसे कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। और इसकी जो कविता है ये बहुत कठिन है, सरल नहीं है। अगला प्रश्न है, केशव की काव्य रचना में संवादों की मुख्य विशेषता है? वाक्पटुता, भाषा चातुर्य, अलंकारवादिता, चुटीली व्यंग्योक्तियाँ। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, चुटीली व्यंग्योक्तियाँ। तो इसी के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि इनकी जो कविता की भाषा है यह बहुत चुटीली है। आगे है, रीतिकालीन कवियों में केवल एक ग्रंथ लिखकर सर्वाधिक सम्मान पाने वाला कवि कौन है? केशवदास, मतीराम, बिहारी, देव। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी, जिसने बिहारी से सही रचना लिखकर सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त किया है। और उन्होंने बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। अगला है, बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ है? गाथा सप्तशती, भूषणोल्लास, रसराज, इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गाथा सप्तशती की प्रेरणा से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है? बिहारी सतसई, रस रहस्य, भाषा भूषण, इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तक काव्य है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे श्रृंगारिक हैं? 400, 500, 600, 700। तो बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे श्रृंगारिक हैं? तो श्रृंगारिक कितने दोहे उसके अंदर है?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 600 के लगभग श्रृंगारिक दोहे हैं। और बिहारी सतसई में संपूर्ण दोहों की संख्या कितनी है? 713। और जगन्नाथ रत्नाकर के अनुसार 719 माना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 13 और 19 दोनों सही हो जाएंगे आपको 700। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? नामवर सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पदम सिंह शर्मा ने, शिवदान सिंह चौहान ने। तो शक्कर की रोटी किसने कहा है बिहारी के काव्य को? इसका सही आंसर हो जाएगा पदम सिंह शर्मा ने। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया है? मुंशी सदासुखलाल, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, कृष्णदेव कवि, मुंशी देवविलास। तो उर्दू शेरों में किसने अनुवाद किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसका ग्रंथ लक्षणों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया जाता है यद्यपि उसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव, पद्माकर, भूषण, बिहारी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बिहारी। बिहारी को संस्कृत, प्राकृत, अवधी आदि भाषाओं का ज्ञान था। मुख्यतः इन्होंने अपनी रचना सतसई में किस भाषा को अपनाया है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, संस्कृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रज भाषा को अपनाया है अपनी बिहारी सतसई में। अगला प्रश्न, बिहारी ने अपने दोहों में सूक्ष्म वर्ण विषय द्वारा गागर में सागर भर दिया है। बिहारी ने इस प्रकार के दोहों में किस शैली का प्रयोग किया है? अन्योक्ति शैली, समासोक्ति शैली, मुक्तक शैली, गुण शैली। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, समासोक्ति शैली। अगला प्रश्न 40वां, लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचनाकार कौन है? सदलमिश्र, कृष्ण कवि, बिहारी, लल्लू लाल। तो लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन माने जाते हैं जो बिहारी सतसई की टीका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका किसकी है? लल्लू लाल जी की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, आनंदी लाल शर्मा, भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रामाणिक टीका किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना। अगला प्रश्न है 42वां, बिहारी की काव्यगत विशेषताओं में कौन सा एक सही नहीं है? भाषा की सामाजिक शक्ति, श्रृंगार रस प्रधान, चमत्कार प्रदर्शन, देश प्रेम। तो सही नहीं है बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, देश प्रेम। तो ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अत्यधिक मांसल है, वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है, वह सुजान से प्रेरित है, वह स्वानुभूत और रीतिमुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण घनानंद के काव्य में सुजान नामक वेश्या का स्थान सुजान कृष्ण ने ले लिया? गर्दिश का जीवन, सुजान द्वारा विश्वासघात, मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा निष्कासन, सिपाहियों द्वारा उनका हाथ काट देना। तो किस घटना के कारण घनानंद के काव्य में सुजान नामक वेश्या का स्थान कृष्ण ने ले लिया था? तो ये सुजान का स्थान किसने ले लिया था? कृष्ण ने। 44 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुजान द्वारा विश्वासघात ने। अगला प्रश्न, घनानंद की काव्य रचना में स्थूलता के स्थान पर है बाह्य प्रकृति, आंतरिक प्रकृति, स्वच्छंद प्रकृति, लक्ष्यानुभूति प्रकृति। तो घनानंद की काव्य रचना में स्थूलता के स्थान पर आंतरिक प्रकृति है।
घनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है विरह की मार्मिकता, आध्यात्मिकता, सौंदर्य चित्रण, उभय पक्षीय प्रेम। तो नहीं है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आध्यात्मिकता। तो इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है 47वां। भूषण की कविता का प्रधान स्तर क्या है? करुणिक, श्रृंगारिक, प्रशस्तिपरक, व्यंग्यात्मक। भूषण की कविता का प्रधान स्तर क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, प्रशस्तिपरक। अगला प्रश्न, असत्य कथन को चुनिए। भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। छत्रसाल दशक इनकी प्रसिद्ध रचना है। शिवाजी ने इन्हें एक एक छंद पर लाखों रुपये दिए हैं। इन्होंने श्रृंगारिक काव्य की भी रचना की है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, इन्होंने श्रृंगारिक काव्य की रचना की है। तो ये आपका असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि रीतिकाल के अंतर्गत एकमात्र ऐसे कवि हैं भूषण जिन्होंने वीर रस प्रधान रचना किया है और इन्होंने श्रृंगारिक काव्य की रचना नहीं की है। तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूषण रीतिकाल के विलक्षण कवि हैं क्योंकि उनके काव्य में वीर रस का प्राधान्य है। प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नाम मात्र भी नहीं है। आश्रयदाता की प्रशंसा के साथ जन सामान्य को भी स्थान मिलता है। अलंकारों की विभिन्नता देखते ही बनती है। तो भूषण रीतिकाल के विलक्षण कवि हैं क्योंकि उनके काव्य में, तो क्या हो जाएगा 49 का सही आंसर हो जाएगा। प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नाम मात्र भी नहीं है, यानी प्रेम और श्रृंगार का इन्होंने नाम मात्र का भी वर्णन नहीं किया है और इनकी कविता काव्य में वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार पंचाशिका, रसराज, छंदसार संग्रह, श्रृंगार विलास। तो मतीराम की रचना कौन सा नहीं है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 का डी, श्रृंगार विलास। यह मतीराम की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न, लक्षण ग्रंथों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? देव, पद्माकर, वेणी प्रवीण, रसलीन। तो लक्षण ग्रंथों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पद्माकर। अगला प्रश्न, पद्माकर का कौन सा ग्रंथ शास्त्रीय विवेचन संबंधी है? अली जहाँ प्रकाश, रस निरूपण, शिवराज भूषण, श्रृंगार शिक्षा। तो पद्माकर का कौन सा ग्रंथ शास्त्रीय विवेचन संबंधी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अली जहाँ प्रकाश। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस कवि को साक्षात रस मूर्ति कहा है? मतीराम को, बिहारी, घनानंद, देव। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, देव को आचार्य शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति कहा है। अगला प्रश्न, रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास, भाव विलास किन की कृतियां हैं? घनानंद की, मतीराम की, देव की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास, भाव विलास, ये सारी रचनाएं देव की हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चुनना है। रस प्रबोध रसलीन की रचना है। श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता रीतिकाल में रही। बर्वे नायिका भेद के रचनाकार रहीम कवि हैं। इसका नामा के रचयिता आलम है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 55 का ढूंढना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका नामा के रचयिता आलम नहीं, इसका घनानंद जी हो जाएंगे।
तो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है? ग्वाल, बोधा, राम सिंह, भिखारी दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वाल कवि रीतिकाल के अंतिम कवि हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? द्विजदेव, सेनापति, केशव, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा द्विजदेव की रचना है। अगला प्रश्न है, इस काल को कलाकाल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीतिकाव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती है कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, विजयदेव नारायण शाही, श्याम सुंदर दास। तो 58 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा सम्मानित होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उनके सामने दबसी गई। यह कथन किसका है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ त्रिपाठी, नेमी चंद्र जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीतिकाल का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वह रीति ग्रंथ और जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह रीति ग्रंथ है। यह कथन किसका है? नगेंद्र का, रामविलास शर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, वासुदेव शरण उपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, रामचंद्र शुक्ल। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मृत। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? भूषण, मतिराम, केशव, देव। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा सी, केशव दास की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, शिवाजी की बड़ाई और हमारी लघुताई क्यों हो कहते? पंक्ति है, शिवाजी की बड़ाई और हमारी लघुताई क्यों कहते? गौर पारिबे को पातशाह गरजता। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बिहारी, भूषण, पद्माकर, केशव। तो 63 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, भूषण की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखकर किस राजा के जीवन में परिवर्तन ला दिया? नहीं पराग नहीं मधुर मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदियो, आगे कौन हवाल। राजा जयसिंह, राजा उदय सिंह, अकबर, महाराज राम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, राजा जयसिंह के बारे में, जयसिंह के लिए यह पंक्तियां कही हैं। अगला प्रश्न है, काव्य की रीति सीखी सुकविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, भिखारी दास, केशव, बिहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, भिखारी दास। अगला प्रश्न है,
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौनहु हंसे देन कहे नटी जाए। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है। वार्तालाप के लालच में राधा ने कृष्ण की मुरली छिपा दी है। जब कृष्ण मुरली मांगते हैं तो वह सौगंध खाकर मुरली ना होने की बात कहती है। कृष्ण समझ नहीं पाते कि मुरली कहाँ है। राधा अपनी भौं में ही चतुरता से मुस्काती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोही तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आही, कहाँ कछु चंद को चकोरन की कमी है। उपयुक्त दोहे में चंद का संबंध किस किससे है। चंद चंद्रमा का तद्भव रूप है। चंद हिंदी का पारिभाषिक शब्द है। सुजान को चंद्रमा कहा गया है, ऐसा चंद्रमा जिसे चकोरों की कमी नहीं है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा डी, तीसरा और चौथा। बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि सुजान को चंद्रमा कहा गया है और ऐसा चंद्रमा जिसे चकोरों की कमी नहीं है। आगे है, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नदमद गब्बरन के रलत है। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है। गर्भोक्ति, उत्साह, विनय, लोक व्यवहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गर्भोक्ति और उत्साह की अभिव्यंजना की गई है। अगला प्रश्न है, घन आनंद जीवन मूल सुजान की, कौधन हो ना कहू दर से, सुना जानिए धोकित छाए रहे, दृग चातक प्राण तपे तरसे, बिन पापस तो इन थयावस हो न सु क्यों करी ए अब सो परसे। बदरा बरसे ऋतु में घड़ी के, नितही आँखियाँ उघरी बरसे। दूसरी पंक्ति में घनानंद कहना चाहते हैं कि, तो ये दूसरी पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं घनानंद जी। सुजान रूपी बादल न जाने कहाँ छिप गए हैं। चातक अपनी प्यास बुझाने के लिए वर्षा के जल की प्रतीक्षा करता है। प्राण रूपी चातक उनके बिरह में व्याकुल हो रहे हैं। सुजान के प्रेम रूपी वर्षा न होने के कारण प्रकृति दुखी है। तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पहला और तीसरा इसका सही कूट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो जन्मकाल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम बताना है, तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा आपका 70 का। तो हम देख लेते हैं, बिहारी ये हो जाएगा 1595। केशवदास ये हो जाएंगे आपको 1555 के कवि हैं, देव। और इसका हो जाएगा आपका 1673। और घनानंद इसका हो जाएगा 1689। तो अगर हम देखा जाता है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, केशवदास, बिहारी, देव, घनानंद इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये भी जन्मकाल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो 71 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, बिहारी। ये हो जाएगा आपका 1595। आलम इसका काल पता नहीं है तो देखेंगे। अगला है भूषण 1613 ईस्वी। और भिखारी दास
तो भिखारी की समय सीमा हो जाएगा आपका 1725, इसका काल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी। आगे देखते हैं, ये भी आ जाएगा आपका जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि सबसे पहला कवि केशव जी है रीतिकाल के, और ये जितने भी कवि हैं रीतिकाल से हैं। तो सबसे पहला कवि केशव, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका। तो इसका काल भी देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो क्या हो जाएगा आपका केशव, घनानंद, भिखारी, पद्माकर। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर भी देख लेते हैं, केशव दास 1555 ईस्वी का, घनानंद 1689, भिखारी दास ये हो जाएगा 1725, और पद्माकर ये हो जाएगा 1753। अब आगे देख लेते हैं, बिहारी, केशव, भूषण, पद्माकर। तो इनका सही क्रम बताना है 53 का, 73 का प्रश्न संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केशव, बिहारी, भूषण, पद्माकर। अगला प्रश्न है सुमेलित से संबंधित, रचना और रचनाकार दिए गए हैं। तो इसका सही सुमेलित करना है। तो पिंगल प्रकाश ये हो जाएगा किशोर कवि, छत्र प्रकाश लाल कवि, छंद प्रकाश ये हो जाएगा आपका भिखारी दास, स्फुट छंद ये हो जाएगा आपका रसलीन की रचना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। 75 रचना और रचनाकार से सुमेलित करना है। तो प्रेम दीपिका ये हो जाएगा आपका देव की रचना, प्रीति प्रवास ये हो जाएगा घनानंद, ललित ललाम ये हो जाएगा आपका मतीराम, छत्रसाल शतक ये हो जाएगा आपका भूषण की रचना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, रचना और रचनाकार से सुमेलित करना है। श्रृंगार सागर ये मोहनलाल मिश्र, ललित ललाम मतीराम, प्रबोध पचासा पद्माकर, रस रत्नावली ये हो जाएगा मंडन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, रचना और रचनाकार से सुमेलित करना है। चंडी चरित्र गोविंद सिंह, राम रसायन पद्माकर, सिद्धांत सार ये हो जाएगा आपका जसवंत सिंह, और रामचंद्रिका केशवदास। तो इसका सही विकल्प किस में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। घनानंद के संबंध में किसने लिखा है कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। तो इसके संबंध में किसने कहा है? शुक्ल ने, नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह घनानंद के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका मत है कि यूरोप में बिहार सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य शुक्ल। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 79 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज ग्रियर्सन का यह कथन है। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, वासुदेव शरण उपाध्याय। तो 80 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, रीतिकाल का समयक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था, यह विचार किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 81 का सही आंसर आपको बताना है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
अगला प्रश्न, 150 बनाए आस मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व कीबो खेल करी जानियो है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पद्माकर, देव, घनानंद, ठाकुर। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ठाकुर। अगला प्रश्न, गुरु कहियो राम भजन कीनो मुहि लागत राज डगर सो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रसनिधि, ब्रजनाथ, वृंद, दुल्हा। 83 का सही विकल्प बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ब्रजनाथ का यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, जग की कविताई के धोखे रहे हया प्रवीणन की मति जाति छकी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? घनानंद, केशवदास, बिहारी, देव। 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, घनानंद। अगला प्रश्न, चोजीन के चोजी महा मैजीन के महाराज हम कविराज हैं वे चाकर चतुर के। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? देव, सेनापति, ठाकुर, मतीराम। तो 85 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठाकुर। अंग अंग छवि की लपटी उपटपती जाति अच्छे है खरी पातरी तऊ लगे भरी भरी सीधे है। इन पंक्तियों में बिहारी का अभिप्राय क्या है? नायिका अत्यंत दुबली पतली है। नायिका के अंग प्रत्यंग से सौंदर्य की लपटें उठ रही है। नायिका सौंदर्य की परतों के कारण भरे हुए शरीर वाली लग रही है। प्रकृति नायिका के सौंदर्य में 4 चांद लगा रही है। तो इसका सही विकल्प बताना है 86 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी बिलखलात बीच ही सुखी गुलाबुल गो छीटो हुई नगात। उपयुक्त पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार, विरहानुभूति, चमत्कार प्रदर्शन, मर्मांतक दशा। तो 87 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न, है राबरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जे निहारिये त्यो इन आखिन। तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि अंतिम पंक्ति में घनानंद क्या कहना चाहते? तो इनके अंतिम रोकी रहे न देहे घनानंद बाबरी रीझी के हाथनु हारिये। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया है? 88 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पहला और तीसरा। मैं इस पागल बना देने वाली प्रीति के हाथों में पकड़कर बुरी तरह हार गया हूँ। और तीसरा है, यह रोकने पर रुकती नहीं और भीतर ही भीतर मुझे जलाती रहती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय है? कहा कहो बाकी दशा हरि प्राणन के इस बिरह ज्वाल जरीबो लखे मारिबो भयो अशीष। तो इन पंक्तियों के आशय क्या है? 89। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये सारे इस पंक्तियों का अर्थ है, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो 90 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तोष, बोधा, भिखारीदास, रसलीन। इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो आपको पता है कि बिहारी सबसे पहला आ जाता है आपका केशव 1555, बिहारी
1595 ईस्वी। तो इसके बाद मतीराम सेनापति पद्माकर आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न, तो ये भी ध्यान रखें, सबसे रीतिकाल का सबसे पहला कवि आता है आपका केशव दास। तो जहाँ भी केशव दास या आपका जितने भी कवियों में अगर बिहारी रहे तो ये आप इसका देखकर आप उसे सही लगाते हुए चलिएगा। तो इसमें केशव दास एक ही में दिख रहा है ए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, केशव चिंतामणि देव भिखारी। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से केशव की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी। सुमिलित करना है। और अगला रचना दी गई है रचनाकार, तो कौन सी रचना किसके है, तो इसका सही मिलान करना है। तो 94 का देख लेते हैं। श्रृंगार मंजरी ये हो जाएगा आपका प्रताप शाही, कवि कुल कल्पतरु कवि कुल कंठाभरण, तो ये हो जाएगा आपका दुल्हा। काव्य निर्णय ये हो जाएगा आपका भिखारी दास। सुजान विलास ये आपका हो जाएगा सोमनाथ की रचना, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 95 और ये भी सुमिलित से संबंधित है, रचना और रचनाकार दिए गए हैं। तो 95 का श्रृंगार भूषण, बेनी प्रवीण, अंग दर्पण, रसलीन, आलम केली, आलम, और ये हो जाएगा जगत विनोद, ये हो जाएगा पद्माकर, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 1996, रचना और रचनाकार से। तो साहित्य रस ये हो जाएगा आपका सबल सिंह चौहान, रस विलास बेनी बंदीजन, चित्र प्रकाश ये हो जाएगा आपका लाल कवि, श्रृंगार शिक्षा ये हो जाएगा आपका वृंद, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 96 का। अगला प्रश्न सुमिलित से संबंधित है, रचना और रचनाकार से सुमिलित करना है। 97 का अंग दर्पण, रसलीन, गोविंद विलास ये हो जाएगा आपका कृष्ण कवि, बिरहा बारिश, बोधा, गीति संग्रह ये हो जाएगा रसनिधि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहले आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। केशव के आदर्श को लेकर नहीं, यह विचार किसका है? रामकुमार वर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, आचार्य शुक्ल, नगेंद्र। तो कौन सा इसका सही विकल्प हो जाएगा? 98 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, ग्रियर्सन। तो 99 का सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला और आज का आखिरी प्रश्न, इनकी यानी घनानंद की इसी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है, यह कथन किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा, गणेश शंकर मिश्र, सुरति मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। और आज का हमारा यहीं से समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद करते हैं आप सभी को यह लाभदायक हुआ होगा। और जो भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लाती रहूं फ्री में। तो
तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।